हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेज पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सब वांट हाफ गुणांक के सवाल लगा रहे हैं और उसमें हमने एक नंबर सवाल लगा लिया था। आज हम लगाएंगे एनसीईआरटी का दूसरा नंबर सवाल जो कि एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम सब एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि 1.06 ग्राम ml इनवर्स घनत्व वाले एसिटिक अम्ल के 0.6 ml को 1 लीटर जल में घोला गया। ठीक है, और आगे कह रहा है कि अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन कितना दिया है, 0.025 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया। अम्ल के लिए वांट हाफ गुणांक एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो इस सवाल में आपसे वांट हाफ गुणांक और वियोजन स्थिरांक की गणना करने के लिए बोला है। तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा हम बताना चाहते हैं कि जो वांट हाफ गुणांक होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं आई से, और जो वियोजन स्थिरांक होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं के ए से। इसका मतलब ये है कि इस सवाल में आपसे आई का मान और के ए का मान पूछा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है ये आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए जो इस सवाल में जो वैल्यू दी गए हैं उनको हम एक बार लिखते हैं और उन वैल्यू की सहायता से इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दिया है कि 1.06 ग्राम ml इनवर्स घनत्व वाले एसिटिक अम्ल के 0.6 ml को 1 लीटर जल में घोला गया। ठीक है, तो देखिए इसमें दो कंपोनेंट की बात किया है, एक पहला है एसिटिक अम्ल और एक क्या है, जल है। यहाँ पर देखिए एक एसिटिक अम्ल है और यहाँ पर एक क्या है, जल है। तो इसमें देखिए जो एसिटिक अम्ल है वो क्या है, वो विलेय है, और जो यहाँ पर जल है वो क्या है, विलायक है। उम्मीद करते हैं ये बात आप सबके अच्छे से समझ में आई होगी कि एसिटिक अम्ल जो है वो विलेय है और जो जल है वो क्या है, विलायक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो घनत्व दिया है एक किसके लिए दिया है, विलेय के लिए घनत्व दिया है, और इसी विलेय के लिए यहाँ पर ये आयतन दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस घनत्व वाले सूत्र को लगाकर इस एसिटिक अम्ल का हम द्रव्यमान निकालेंगे। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं एसिटिक अम्ल के लिए। किसके लिए, सबसे पहले हम निकालेंगे एसिटिक अम्ल के लिए, और एसिटिक अम्ल यहाँ पर आपका क्या है, विलेय। यहाँ से हम बोल सकते हैं विलेय के लिए, सबसे पहले किसके लिए, विलेय के लिए, या तो इसको हम बोल सकते हैं अच्छे से और बोले तो एसिटिक अम्ल के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एसिटिक अम्ल के लिए, एसिटिक अम्ल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एसिटिक अम्ल है उसके लिए जो घनत्व दिया है वो कितना दिया है, 1.06 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, और जो घनत्व होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं डी से, तो डी बराबर दिया है 1.06 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, और देखिए इसी एसिटिक अम्ल के लिए जो आयतन दिया है हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जो आयतन होता है उसका मात्रक ml होता है, इसलिए हम जान गए हैं कि यहाँ से जो 0.6 है वो आयतन है। वो आयतन जो दिया है वो किसके लिए दिया है, विलेय के लिए। विलेय यहाँ पर आपका क्या है, एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का आयतन कितना है, 0.6 ml। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस घनत्व वाले सूत्र से हम निकालेंगे एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए जो घनत्व का सूत्र होता है तो घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे, जिसको हम डब्ल्यू से लिखेंगे, बटे आयतन। ठीक है, और यहाँ पर जो डब्ल्यू लिखा गया है, स्मॉल डब्ल्यू, ये है विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए घनत्व का मान यहाँ पर कितना दिया है, 1.06 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, मात्रक को ना लिखें, अभी मात्रक बाद में लिख लेंगे। और यहाँ पर आपको डब्ल्यू का मान निकालना है बटे वी का मान कितना दिया है, देखिए 0.6। ठीक है, अब इसका गुणा हम इधर कर देंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा, विलेय के द्रव्यमान का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका गुणा करते हैं। देखिए 6 से गुणा करेंगे तो 6 को 36 और 6 कन्नन 6 और 3 अंक लगा देंगे दशमलव, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.636। ये किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू बराबर। इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो अच्छे से लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर 0.636। ये हमको मिल गया है विलेय का द्रव्यमान। ठीक है,
विलेय का द्रव्यमान हमको कितना मिल गया है 0.636। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम निकालेंगे जल के लिए जल का द्रव्यमान। ठीक है, इसी प्रकार किसके लिए निकालेंगे, जल के लिए, जल बोले तो विलायक के लिए। ठीक है, विलायक के लिए, या तो आप इस तरह बोले विलायक के लिए, या तो आप बोल दीजिए जल के लिए। ठीक है, अब जल के लिए हम निकालेंगे द्रव्यमान, जल के लिए, जल के लिए। अब देखिए जल के लिए यहाँ पर दिया है कि 1 लीटर जल में घोला गया, कहने का मतलब जो आयतन जल का है वो कितना दिया गया है, आयतन को प्रदर्शित करते हैं V से, V का मान कितना दिया है 1 लीटर दिया है। ठीक है, जल के लिए जो आयतन वो कितना दिया है 1 लीटर दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए घनत्व तो नहीं दिया है, इसलिए हम जानते हैं कि जो जल होता है, जल के लिए जो घनत्व होता है, लिए घनत्व जिसको हम प्रदर्शित करते हैं D से, वो होता है 1 किलोग्राम पर लीटर। कितना होता है 1 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, अब इस घनत्व वाले सूत्र से हम निकालेंगे जल के लिए द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर W/V, W/V। अब यहाँ पर जो W है वो है जल का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ से देखिए घनत्व कितना दिया है 1 kg पर लीटर, 1 kg/लीटर बराबर W मतलब हमको निकालना है, B का मान कितना दिया है 1 लीटर। अब देखिए ये लीटर से लीटर कट जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो W का मान कितना आ जाएगा 1 kg। ठीक है, W का मान कितना आ जाएगा 1 kg, और 1 kg बराबर हमको मालूम है कि कितना होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी कि जो जल है उस जल के लिए द्रव्यमान कितना आ गया 1000 ग्राम। तो यहाँ से हम अच्छी तरह से हिंदी में लिख देते हैं कि जल का द्रव्यमान कितना है, जल का द्रव्यमान जिसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल W से, वो हमको मिल गया 1000 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो स्मॉल W माने विलेय का द्रव्यमान आया है वो किसके लिए आया है, एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान। किसका, एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान, एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान जिसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल W से, वो हमको मिल गया 0.636 ग्राम। ठीक है, ये हमको मिल गया स्मॉल W का मान, और किसका मान हमको मिल गया कैपिटल W का मान। उम्मीद करते हैं कि ये दो स्टेप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे इस सवाल को और पढ़ते हैं। देखिए सवाल में और क्या कहा है कि अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन कितना दिया है 0.0205। अब देखिए जो हिमांक में अवनमन होता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा TF से। किसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा TF से। इसका मतलब हमको यहाँ पर डेल्टा TF का जो मान दिया है वो दिया है 0.0205। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और देखिए ये जो जल होता है, जल के लिए जो KF होता है वो होता है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सवाल में बोला है कि हिमांक में अवनमन कितना है 0.0205 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं हिमांक में अवनमन को डेल्टा TF से। और हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो जल के लिए KF का मान होता है मोलर अवनमन स्थिरांक, वो कितना होता है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, I का मान निकालना है। ठीक है, तो I का मान निकालने के लिए जो हिमांक में अवनमन होता है उसका सूत्र देखिए 8 गुणांक के रूप में वो होता है डेल्टा TF बराबर I गुणे KF गुणे मोललता होता है, लेकिन मोललता का अगर हम सूत्र रखें स्मॉल W गुणे 1000 बटे मोलर मास गुणे कैपिटल W। ठीक है, ये होता है हिमांक में अवनमन का सूत्र।
ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना है, इस सूत्र से हम निकालेंगे यहाँ पर आई का मान, और जब हमको आई का मान मिल जाएगा तो ही देखिए आपसे पूछा है कि अम्ल के लिए वांट ऑफ गुणांक निकालना है, माने आई का मान निकालना है और आपको वियोजन स्थिरांक को निकालना है। जब हमको आई का मान मिल जाएगा तो उसकी सहायता से हम किसका मान निकालेंगे, वियोजन स्थिरांक का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र में हम सभी वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 0.0205 बराबर आई का मान हमको निकालना है, तो आई को ऐसे रहने देंगे गुणे के एफ का मान देखिए कितना दिया है 1.86 गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान यहाँ पर आपने निकाला है, देखिए एसटी का का द्रव्यमान है 0.636। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 0.636 और गुणे 1000 ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ पर हमें 1000 लिख लेंगे बटे, देखिए यहाँ पर यम है ए विलेय का द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पर विलेय कौन है, एसिटिक एसिड है, विलेय यहाँ पर कौन है, एसिटिक एसिड है। तो देखिए जो एसिटिक एसिड होता है इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 60 होता है। तो देखिए यहाँ पर यम का मान कितना है 60। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको निकालना आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो चलिए यहाँ पर सीख लीजिए आप सब। देखिए एसिटिक अम्ल कैसे निकालते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं। देखिए अगर आपको एसिटिक अम्ल का मोलर मास चाहिए तो मोलर मास को हम प्रदर्शित करते हैं एम से, तो एम बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो 2 कार्बन गुणे एक कार्बन का भार होता है 12, उसके बाद प्लस लगाएंगे, इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन है 3 1 4, तो एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है और इसमें 4 से गुणा कर देंगे, आगे लगाएंगे प्लस का चिन्ह। ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुणे एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो जब इसको आप टोटल करोगे तो आंसर आएगा आपका 60। इसका मतलब ये है कि जो एसिटिक अम्ल है उसका अणुभार कितना आ गया है 60। ठीक है, तो यहाँ पर एम के स्थान पे हमने कितना रख दिया 60 गुणे कैपिटल डब्ल्यू माने विलायक का भार कितना आया है, देखिए यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान चाहे भार बोलो या द्रव्यमान बोलो बात एक ही है, वो कितना है 1000। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे 1000। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए होगा यहाँ पर कुछ यूं की 1000 से 1000 कट जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा हम इधर कर देंगे तो हो जाएगा 0.0205 गुणे 60 इज इक्वल टू आई गुणे 1.86 गुणे 0.636। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से आई का मान निकालना है। क्या करना है, आई का मान निकालना है। तो एक क्वांटिटी जो गुणे में है वो किस में आएगी, इधर आएगी तो बटे में हो जाएंगी जब इसका हम पक्षांतर करेंगे। तो आई बराबर देखिए क्या आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा 0.0205 गुणे 60 बटे 1.86 गुणे 0.636। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसको और हल करते हैं। देखिए तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक जीरो लगा है तो अगर इस दशमलव को हम इधर लाएंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 0.205 और गुणे 6। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 1.86 और गुणे 0.636। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा हल करेंगे। देखिए ऊपर देखिए ध्यान से, ऊपर दिया है 1 2 3 अंक पे दशमलव और नीचे भी कितने अंक पे दशमलव है 1 2 3 अंक पे दशमलव है। तो अगर ऊपर भी नीचे भी दशमलव सेम होते हैं, सेम स्थान पे होते हैं, तो ऊपर का दशमलव नीचे का दशमलव हट जाता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आई बराबर 205 गुणे 6 बटे 1.86 गुणे 636। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको काटेंगे 6 से, 6 को और 636 को काटेंगे तो कट के कुछ यूं होगा 6 कनन 6, यहाँ पर देखिए 6 कनन 6, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे 6 को 36। कहने का मतलब जब आप 6 को 636 काटते हो तो कितना आता है 106 आता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ी नई लाइन से लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या बचा आपके पास, आई बराबर 205 बटे 1.86 और गुणे यहाँ पर बचा है 106। कितना बचा है 106। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इस दशमलव को हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इस दशमलव को हटाने के लिए।
तो जैसे हम 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तैसे 2 अंक पे जो दशमलव लगा है वो हट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 205 गुणे 100 और बटे यहाँ पर 186 और गुणे 106। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको देखो 100 को और 186 को हम काट लेते हैं। तो देखिए इसको जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 50 और एक कितना हो जाएगा, देखिए 2 9 18 2 3 6। ठीक है, अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा इससे, लेकिन 50 और 106 कट जाएंगे, तो इसको हम 2 से काट देते हैं। तो इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 और एक कितना हो जाएगा, देखिए 2 25 10 और 2 3 6 53 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसको हम पुनः लिख लेते हैं। तो आई बराबर हमको मिल जाएगा 205 गुणे 25 बटे 93 गुणे 53। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए होगा क्या कि ये तो कोई क्वांटिटी कटेगी नहीं, इसलिए हम ऊपर का गुणा ऊपर में कर लेंगे, नीचे का गुणा नीचे में। ठीक है, तो चलिए आइए गुणा कर लेते हैं हम सब। देखिए यहाँ पर गुणा करके दिखाते हैं आप सबको। देखिए क्या होगा, 205 का गुणा हमको करना है 25 से। ठीक है, 205 में से गुणा करना है 25 से। तो जैसे 25 से गुणा करेंगे तो पंचम 25 और 5 दूना 10, यहाँ पर हो जाएगा 1025। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 5 दूना 10 और 2 दूनी 4। इसको जोड़ लीजिए, 5 2 1 4 1 5। कहने का मतलब जब आप 205 का गुणा 25 में करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है 51 25। आई बराबर क्या मिलेगा ऊपर आपको, 51 25। आप सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं, आप सब गुणा कर लेना। जब गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 51 25। ठीक है, अब हमको नीचे का गुणा करना है। तो नीचे का गुणा देखिए क्या होगा, नीचे का जब हम गुणा करेंगे तो चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। देखिए हमको करना है 93 का गुणा 53 में। 93 का गुणा 53 में, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 9 27 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 5 15 5 हासिल 9 5 45 45 1 46। उम्मीद करते हैं कि गुणा आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो ये 9 हो जाएगा, 1 7 5 12 2 हासिल 6 2 8 1 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। कहने का मतलब ये है कि जब आप 93 का गुणा 53 में करते हो तो गुणा करने पे कितना आता है, 49 29। कितना आएगा, 49 29। ठीक है, अब देखिए अगर हमको आई का मान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 51 25 में 49 29 से भाग देना रहेगा। ठीक है, चलिए तो भाग देते हैं। तो जो भाग देने पे आएगा वही हमारा आंसर आएगा, 1/2 गुणांक। कहने का मतलब इस सवाल में हमको एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भाग दे देते हैं। तो चलिए 51 25 में हम सब भाग दे देते हैं 49 29 से। 49 29 से। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर 4000 है और यहाँ पर 5000 है, इसका मतलब एक बार जाएगा तो एक बार ले जाते हैं। तो एक बार ले जाने से ही होगा 49 29। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, इसलिए हासिल लेगा, हो जाएगा 15। 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6। ठीक है, और यहाँ पर बचा है 1 से हासिल लेगा, हो जाएगा 11। 11 में से 2 जाएगा, बचेगा 9। ठीक है, यहाँ पर बचा है 0। 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो इसलिए हासिल लेगा, हो जाएगा 10। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा तो 0 कट जाएगा। ठीक है, अब ये जाएगा नहीं, यहाँ पर 4000 है और यहाँ पर देखिए 100 केवल है, तो इसलिए यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए 4000 है, 1000 है, तो भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0 और बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितनी बार ले जाते हैं हम सब। अगर 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौक 16, 16 3 19, ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। तो 3 बार ले जाने देखिए क्या होगा, देखिए 3 9 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 6 2 8 और 9 3 27 के साथ हासिल लगे 2 और 4 3 12 12 2 14। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं। देखिए 10 हो जाएगा, ये 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो 10 में से देखिए 7 जाएगा, कितना बचेगा 3। यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए बचा है 5, तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, ये हासिल लेगा 15। 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8। यहाँ पर बचा है 8, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 और 1 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4000 है और ये भी 4000 है, लेकिन यहाँ पर 9 यहाँ पर 8 इसलिए जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब लगभग ले जाएंगे, देखिए कितनी बार, यहाँ पर 48 है तो लगभग 9 9 चौक 36, 4 बार ले 9 बार ले जाएंगे। देखिए 9 बार ले जाने क्या होगा, 9 9 81 के 1 हासिल लगे 8। ठीक है, और
9 दूनी 18 और 18 8 26 के 6 हाथ से लगे 2, 9 9 81, 81 2 83 3 हाथ से लगे 8 और 9 चौक 36 और 36 8 36 और 8 44। ठीक है, तो इसको घटा लेते हैं। 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ पर बचा 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पर 5 7 7 में से 4 जाएगा तो 3, यहीं पर छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब जब आप इसमें इतने भाग दोगे तो हमारा आ जाएगा आई का मान आ जाएगा 1.039 और आता रहेगा। इसलिए हम इसको देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो 3 है 3 के बाद 9 है तो इस 3 को हम 4 मान सकते हैं। तो आई बराबर हमको मिल जाएगा 1.04। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। ये हमको इस क्वेश्चन में जो आप गुणांक पूछा था उसका आंसर कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 1.04। ये हमको 8 गुणांक का मान मालूम चल गया। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल में कैसे हमने 8 गुणांक को निकाला है ये आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या पूछा आपसे, वियोजन स्थिरांक का परिकलन। तो इस वियोजन स्थिरांक का मान निकालने से पहले आप क्या करिए, एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये जो आई का मान निकला है इसकी सहायता से हम सब वियोजन स्थिरांक का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ले लीजिए। तो चलिए अब हम सब वियोजन स्थिरांक का परिकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार लिख देते हैं कि वियोजन स्थिरांक की गणना, वियोजन स्थिरांक की गणना। ठीक है, अब इस बार हमको ज्ञात करना है वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो इसके पीछे हमने देखा था उसको थोड़ा लिख लेते हैं। जैसे देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना था, 0.636 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान माने कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना था, 1000 ग्राम। और जो विलेय का अनुभार था वो कितना था, स्मॉल एम का मान 60 था। ठीक है, और आई का मान अभी आपने निकाला है 1.04। ठीक है, तो ये सब मान अभी आपने पीछे निकाला था, इसी को हमने एक बार अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए वियोजन स्थिरांक हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वियोजन स्थिरांक के लिए ये आपको 11th वाले क्लास में एक केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है उसमें आपको पढ़ा दिया जाता है। अगर आपको नहीं निकालना आता है तब भी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वियोजन स्थिरांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। देखिए यहाँ पर बोला है एसिटिक अम्ल के लिए। तो देखिए जो एक एसिटिक अम्ल होता है ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम कैसे निकालेंगे वियोजन स्थिरांक। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर कि एसिटिक अम्ल जो है CH3COOH यह एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो जब ये टूटता है इक्विलिब्रियम में, तो टूटता है CH3CO पे माइनस और प्लस H पे प्लस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जब मान लेते हैं कि t=0 समय पे, t=0 समय पे माने ये जब डिसोसिएशन चालू नहीं हुआ था, टूटना का मतलब होता है डिसोसिएशन, तब मान लेते हैं कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कितना मान लेते हैं, C। अब आप सब बताइए कि जब डिसोसिएशन माने वियोजन चालू ही नहीं हुआ था तो क्या ये सब प्रोडक्ट जो यहाँ पर बना हो बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये दोनों क्या बनेंगे, 0 0। लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कि t बराबर t समय पर, मान कुछ समय बाद अब जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी ये चेंज हो जाएगी। चेंज का मतलब ये है कुछ समय बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी और चेंज होकर यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान से सुनना सब लोग, पहले कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी थी, C। और मान लेते हैं कि इसमें से केवल जो चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब जो टूटने जा रहा है वो कितना जा रहा है, C अल्फा। ठीक है, वो कितना जा रहा है, C अल्फा। अब देखिए यहाँ से अगर C अल्फा निकल रहा है तो यहाँ पर C अल्फा और C अल्फा बन भी रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार पुनः इसको समझ लीजिए आप सब कि ये जो एसिटिक अम्ल है t=0 समय पे जब डिसोसिएशन चालू नहीं हुआ था तब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, C। अब जब डिसोसिएशन चालू ही नहीं हुआ है माने वियोजन चालू ही नहीं हुआ है
तो बताइए ये सब बनेंगे? नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे? 0 0। लेकिन कुछ समय बाद जब डिसोसिएशन हो जाएगा तो इसकी सांद्रता में से कुछ कमी आ जाएगी। तो कमी कितनी आ रही है? मान ले रहे हैं सी अल्फा। अगर इस सी अल्फा की कमी आ रही है तो इसका मतलब इधर सी अल्फा और इधर सी अल्फा बन रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि वियोजन स्थिरांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? के ए से। वियोजन स्थिरांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? के ए से। और इस के को कैसे निकालेंगे? आपको उस चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि किसी का वियोजन स्थिरांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट कितने हैं? ए है और एक ए है। तो यहाँ पर लिखेंगे एसीटेट आयन की सांद्रता इंटू H प्लस आयन की सांद्रता। ये आपका दोनों प्रोडक्ट है, तो दोनों प्रोडक्ट को हम लोग सांद्रता में ले लिया। अब पूरे बटा रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट केवल इसमें यही है CH3COOH और इसकी सांद्रता। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये मान जैसे निकाल रहे हैं आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नई लाइन से क्या होगा कि ए बराबर, यहाँ पर देखिए CH3COO माइनस की सांद्रता कितनी है? सी अल्फा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी अल्फा इंटू H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है? सी अल्फा। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? सी अल्फा बटे CH3COOH की सांद्रता माने अंतिम सांद्रता कितनी है? देखिए यहाँ पर अंतिम सांद्रता हमको लेनी है C माइनस सी अल्फा। ठीक है, C माइनस सी अल्फा। अब की ए बराबर हो जाएगा, देखिए इनका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा C का गुणा C में करेंगे तो C स्क्वायर इंटू अल्फा का गुणा अल्फा में करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बटे, नीचे देखिए दोनों में से कॉमन है तो C कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ पर केवल क्या बचेगा? अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक C से एक C कट जाएगा तो के ए बराबर आ जाएगा C इंटू अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। उम्मीद करते हैं कि के ए का ये जो सूत्र आपको मिला है ये आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमको देखिए अगर के ए निकालना है तो हमको चाहिए ए सी माने कॉन्सेंट्रेशन टर्म और अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले चलिए हम सीख लेते हैं कि अल्फा को कैसे निकालेंगे, उसके बाद इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा का मान। ठीक है, तो अल्फा का मान निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ है? वियोजन हुआ है। अब वियोजन के लिए जो आठ गुणांक का सूत्र होता है वो होता है I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये सूत्र होता है पांठा गुणांक का जब वियोजन का केस होता है। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, जहां पर एन क्या है? इन आयनों की संख्या। ठीक है, तो आयनों की संख्या बताइए कितनी है? 2 है, 1 माइनस 1 प्लस, इसका मतलब एन का मान कितना है? 2। और I का मान अभी आपने पीछे निकाला है कितना? 1.04। तो यहाँ पर I के स्थान पर रखेंगे 1.04 बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, अब 1.04 बराबर 1। अब देखिए 2 अल्फा में से माइनस का 1 अल्फा जाएगा तो बचेगा प्लस का अल्फा। अब देखिए अगर प्लस का अल्फा बराबर निकालें तो देखिए प्लस आई माने एक प्लस में इधर आएगा किस में हो जाएगा? माइनस में, तो हो जाएगा 1.04 माइनस 1। अब अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1.04 में से एक घटाओगे तो केवल बचेगा 0.04। ये आपको किसका मान मालूम चल गया? अल्फा का मान मालूम चल गया। ठीक है, अब अगर अल्फा का मान मालूम चल गया है, अब हमको चाहिए ए सी, और सी यहाँ पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, अब इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ध्यान सुनना सब लोग, हमको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेनी है मोलेलिटी। मोलेलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको क्या लेना है? मोललता। ठीक है, तो देखिए जो मोललता होती है यहाँ पर C बराबर, C आपको यहाँ पर क्या लेना है? मोललता। ठीक है, ध्यान सुनना इसको, C जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको कौन सी लेनी है? मोललता। ठीक है, यहाँ पर C है, मोललता लेनी है। और मोललता का सूत्र क्या होता है? देखिएगा, स्मॉल w गुणे 1000 बटे मोलर मास गुणे कैपिटल W। तो इस C का मान आएगा तो बराबर देखिए क्या हो जाएगा? W का मान कितना है? यहाँ पर देखिए 0.636, 0.636 गुणे 1000 पूरे बटा एम का मान देखिए कितना है? 60। एम का मान कितना है? 60 और गुणे कैपिटल W का मान 1000 है, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1, फिर उसके बाद A 0, उसके बाद 6, तो ये करके दशमलव लगा देंगे 0.06
016 आ जाएगा। भाग आप सब कर लीजिएगा, समय नहीं है इसलिए नहीं तो कर देते हैं। देखिए इसमें जब आप भाग करोगे 60 से तो आएगा 0.0106। ठीक है, तो ये आ गया सी का मान। सी का मान कितना आ गया है, देखिए सी बराबर आ गया 0.0106। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो सी का मान यहाँ पर कितना आ गया 0.0106। ठीक है, अब देखिए हमको अल्फा का मान मालूम चल गया और सी का मान मालूम चल गया। इन दोनों की सहायता से हम के ए का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सब ए वाला सूत्र रखकर यहाँ पर वियोजन स्थिरांक का मान निकालते हैं। देखिए सूत्र क्या है, एक बार पुनः सूत्र को लिख लेते हैं कि ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। तो के ए बराबर हो जाएगा, देखिए सी का मान कितना है यहाँ पर 0.0106 गुणे है अल्फा का मान। देखिए अल्फा कहाँ है 0.04 0.04। अब इसका है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होल स्क्वायर बराबर नहीं बटे 1 माइनस अल्फा का मान कितना है 0.04। ठीक है, अब इसको हम हल कर देंगे कि ए बराबर हो जाएगा 0.0106 गुणे इसका। देखिए जब आप गुणा करोगे मानिए इसका वर्ग निकालोगे तो आएगा 0.0016। मानिए 4 का वर्ग करोगे तो 4 पे दशमलव लग जाएगा बटे। अब देखिए एक मन से जब 0.04 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0.96। कितना मिलेगा 0.96। ठीक है, अब देखिए कि ए बराबर हो जाएगा, कि ए बराबर हो जाएगा, देखिए ऊपर नीचे 2 के दशमलव है और इस अगर 2 के दशमलव को इधर लाए तो ऊपर का नीचे दशमलव खत्म हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 0.0106 और गुणे 0.16 बटे 96। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितने पे दशमलव लगा है 1 2 3 4 5 6 पे। तो इन पूरे दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 10 की पावर 6 से ऊपर और 10 की पावर 6 से नीचे पूरा कर देंगे। तो ऊपर का जो दशमलव है वो हट जाएगा, तो बचेगा केवल कि ए बराबर 106 गुणे 16 बटे 96 और गुणे 10 की पावर 6। अब देखिए 6 कनन 6 और 16 कनन 16, 16 6 96। तो के ए बराबर आ जाएगा 106। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर 6 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 पूरी बटा 6। अब हमको क्या करना है, इसी 106 में 6 से भाग करनी है। तो यहाँ पर आइए भाग कर लेते हैं 106 में 6 से। ठीक है, तो एक बार ले जाएंगे तो 1 छक्के 6, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 6। अब 7 बार ले जाएंगे तो 7 6 42, यहाँ पर कितना बचेगा 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है, एक कर जाएगा। अब जाएगा नहीं, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, 6 को 36। ठीक है, अब बचेगा 4, अभी 6 6 आता रहेगा, इसलिए इसमें 106 में 6 से भाग देने पर के ए का मान आ जाता है 17.6 गुणे 10 की पावर माइनस 6। अगर इस दशमलव को यहाँ पर लगाना है तो ये 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा। तो के ए बराबर हो जाएगा 1.76 गुणे 10 की पावर माइनस 5। यही आपका क्या है वियोजन स्थिरांक का मान। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।